सिंपल पॉलिटिकल सिस्टम है और आज हम मलेशिया के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसका ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मलेशियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो मलेशिया है ये एक इस्लामिक कंट्री है, याद रहे, ठीक है। और टुंकू अब्दुल रहमान जो थे, टुंकू अब्दुल रहमान, इनको इसका फादर कहा जाता है, अब्दुल रहमान। बेसिकली जो मलेशिया है यहाँ पे हान रेस जो है रहती है। जितने भी ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर हान रेस है, जैसे सिंगापुर, ये सारे इलाके। तो होता ये था कि जो अरब जो थे ट्रेडर्स थे वो बड़े एडवांस्ड होते थे। किसके अंदर एडवांस्ड होते थे? मैरीटाइम जो स्किल्स हैं, एड्रॉयड है उनके पास, वो ज़्यादा होती थी। तो वो यहाँ पे ट्रेड के पर्पज़ के लिए आया करते थे। तो उनकी जो ईमानदारी है उसने यहाँ की जो रेस है, हान रेस है, उसको इन्फ्लुएंस किया और यहाँ पे इस्लाम जो है वो फैलना शुरू हो गया। तो इस एरिया में हमें इंडोनेशिया में और मलेशिया में क्या है, फिर हमें इस्लाम जो है वो यहाँ पे ज़्यादा नज़र आता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे नहीं नज़र आता हमें, क्योंकि वहाँ पे वो बाद में डिस्कवर हुआ और बाद में जो यूरोपियंस थे वो उधर वहाँ पे गए और उन्होंने उसको कॉलोनाइज़ कर लिया। जहाँ जहाँ जो अरबियन जो थे वो आए, वहाँ पे इस्लाम फैल गया। जैसे इंडिया में भी अरब ताजर आए तो वहाँ पे इस्लाम फैल गया। तो ये इसका जो सिस्टम है वो बेसिकली इस्लामिक ही है। सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाली कोर्ट होती है उसको कोर्ट को राजा राजा बोलते हैं। और वो राजा राजा कोर्ट जो है वो कितने लोगों पे मुश्तमिल होती है? वो 9 मोनार्क्स होते हैं। उसमें कितने मोनार्क्स होते हैं? 9 मोनार्क्स। और उसके साथ साथ 4 गवर्नर्स होते हैं वहाँ पे। बेसिकली 4 इलाके ऐसे हैं, जैसे मलाक्का, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का नाम हमने सुना ही होगा, जो एक चोकिंग पॉइंट है और जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो चाइना है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसकी आपस में लड़ाई हो सकती है। तो एक मलाक्का और 2-3 और जगह हैं जहाँ के लोग जो है वहाँ पे गवर्नर अपॉइंटेड है, वहाँ पे कोई रूलर नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 4 गवर्नर्स हैं, क्योंकि ये किंग नहीं है, ये मोनार्क नहीं है, छोटे छोटे जजीरे हैं ना, तो मोनार्क नहीं है। तो उस मोनार्क ना होने की वजह से, ये मोनार्क, इनके गवर्नर्स का मोनार्क ना होने की वजह से ये जो गवर्नर्स हैं ये वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते। होता ये है कि हर 5 साल बाद, हर 5 साल की टर्म्स के बाद ये जो 9 मोनार्क हैं ये वोट करते हैं और ये अपना एक किंग क्या करते हैं? अपना एक किंग जो है उसको क्या करते हैं? अपना किंग अपॉइंट करते हैं। अब ये जो किंग अपॉइंट करते हैं ये 5 साल के लिए होता है। किंग के अपॉइंटमेंट के बाद ये जो मोनार्क हैं, इनमें से कोई मोनार्क ये भी कह सकता है कि आई डू नॉट वांट टू बी अ किंग, ठीक है, मैं किंग नहीं बनना चाहता। अब जो कहता है मैं किंग नहीं बनना चाहता वो रेस से बाहर है, वो बेसिकली ये कह रहा है कि मैं किंग बनना ही नहीं चाहता, उसको इलेक्ट नहीं किया जाता, वो रेस से बाहर होता है। बाकी को वोट मिलते हैं और उसमें से किंग इलेक्ट हो जाता है 5 साल के लिए। होता ये है कि ज़्यादातर सीनियोरिटी की बुनियाद पे जो है वो किंग होता है, उसको क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मलेशिया के अंदर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कौन सी मोनार्की है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। मलेशिया के अंदर कौन सी मोनार्की है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पाई जाती है। अब हम इससे आगे चलते हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं किंग को इलेक्ट करने के लिए, तो प्राइमरीली 9 गवर्नर ही हिस्सा लेते हैं। 9 मोनार्क हिस्सा लेते हैं, गवर्नर हिस्सा नहीं लेते। ये जो 4 गवर्नर हैं इनको अपॉइंट करने वाला कौन होता है? इस काउंसिल की मशावरत से किंग ही होता है जो इन 4 गवर्नर्स को अपॉइंट करता है। और ये जो किंग होता है जो कि 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, वो दीवान नागरा के अंदर 44 सेनेटर्स को भी अपॉइंट करता है। कितने सेनेटर्स को अपॉइंट करता है? बेसिकली 44 सेनेटर्स को भी अपॉइंट करता है। अब हम ये कह सकते हैं कि जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर सेनेट होती है, इसी तरह से दीवान नागरा जो है ये अपर हाउस है। किसका अपर हाउस है? ये मलेशियन
जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका अपर हाउस है। इसी तरह से अगर हम जर्मनी के साथ इसको कंपेयर करें तो वहाँ पे बंडसराट, अगर हम इसे ग्रेट ब्रिटेन से कंपेयर करें तो वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड, पाकिस्तान में करें तो सेनेट, इंडिया में करें तो जो राज्यसभा, सॉरी लोकसभा नहीं राज्यसभा, इंडिया का अपर हाउस है राज्यसभा, तो ये सेनेट होता है। याद रहे कि जो ऊपर वाले जितने भी हाउस होते हैं उनकी फाइनेंशियल जो पावर है, जो उनकी फाइनेंशियल पावर है वो बहुत लेस होती है, उनकी फाइनेंशियल पावर बहुत कम होती है, और उनकी जो बाकी पावर्स हैं जो स्टेट्स के राइट वगैरह हैं उसमें उनका ज़्यादा हिस्सा होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। दीवान रकायत जो है, रकियात या रकायत उसको बोलते हैं, रकियात, दीवान रकायत जो है वो क्या है, वो निचला हाउस है, इसको लोअर हाउस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं। फाइनेंशियल पावर इसकी ज़्यादा होती हैं, इसकी फाइनेंशियल पावर ज़्यादा होती हैं। कोई भी बिल ये अमेंड कर सकता है, कोई भी बिल पास करके अमेंड कर सकता है, और आर्टिकल 44 के तहत, कौन सी आर्टिकल 44 के तहत, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया, इसको जितनी भी पावर हैं वो डेलीगेट की गई हैं। इसकी जो पावर्स हैं वो बेसिकली ये हैं कि ये अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, फाइनेंशियल बिल्स प्रपोज किए जाते हैं, और इसी से कौन होता है, इसी से उनका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो वहाँ से आता है। इसी ये जो डायरेक्ट इलेक्शंस के ज़रिए से जो इलेक्ट होता है ये दीवान रकियात है। अगर आप इसको याद करना चाहें तो नमाज में हम रकात जो है वो क्या करते हैं, वो झुकते हैं, तो इसका मतलब है लोअर हाउस जो है वो कौन सा रकियात है, और नागरा जो है वो अपर हाउस है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो निचला है इसकी ज़्यादा पावर्स हैं। याद रहे कि जो भी मामला स्टेट के होंगे उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर स्टेट्स भी अमेंडमेंट के अंदर हिस्सा लेंगी। इस पार्लियामेंट से अमेंडमेंट पास होने के बाद स्टेट्स हिस्सा लेंगी और उसके बाद अमेंडमेंट होगी। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स देख लेते हैं मलेशिया के कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इस्लाम जो है स्टेट का रिलीजन है, रिलीजन स्टेट का इस्लाम है यहाँ पे, बट अदर रिलीजन्स हैव आल्सो बीन गिवन प्रिविलेज अंडर आर्टिकल 3, उसकी जो एक शिक है उस एक के तहत, आर्टिकल 3 और उसकी जो प्रोविज़न 1 है उसके तहत इस्लाम जो है वो क्या है, रिलीजन है स्टेट का, लेकिन बाकी रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यू कैन फ्रीली प्रोफेस योर रिलीजन। अगर हम इस्लाम भी देखें तो वो भी कहता है कि दीन में कोई जबर नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारा दिन, मेरे साथ मेरा दिन, चैप्टर नंबर 6 में। तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्या है कि रिलीजन जो है वो कोई भी रिलीजन जो है वो सारे रिलीजन को फ्रीडम है, कोई भी कोई रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन इस्लाम जो है वो स्टेट का रिलीजन है। लेकिन इस्लामिक स्टेट नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि ये एक इस्लामिक स्टेट है। ठीक है, तो प्रिविलेज टू माले पीपल, हावर इक्वालिटी बिफोर लॉ, यहाँ पे बहुत सारी एथनिक रेसेस हैं, यहाँ पे बहुत सारी रेसेस हैं, और प्रिविलेज टू माले पीपल, माले पीपल जो हैं वो उनको प्रिविलेज है क्योंकि वो मेजोरिटी में, लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के इक्वल, सारे बिफोर इक्वल हैं। लॉ के अंदर अगर कोई अदालत में ये नहीं है कि माली पीपल को क्या होगी, उनको प्रिविलेज हासिल होगी, माली पीपल को ज़्यादा मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। लॉ का मतलब ही ये है कि जो एप्लीकेबल सब पे होता है, जो प्रिंसिपल सब पे होते हैं, तो लॉ के आगे इक्वालिटी है, रूल ऑफ लॉ है, और ये मेंशन किस में है, ये आर्टिकल 8 उसकी प्रोविज़न नंबर 1 में मेंशन है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, हमने पहले ही कह दिया कि दीवान जो है नागरा, ठीक है, और फिर रकियात, ठीक है, ये 2 हैं उसके, सही है। फिर उसके बाद अगर नेशनैलिटी मिलनी है तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है या होती है बर्थ, वहाँ पे कोई बच्चा पैदा हो गया, या नेचुरलाइजेशन होती है, आप कुछ अरसा रहे और उसके बाद आपको नेशनैलिटी मिल गई, तो उनका एक ख़ास अरसा होता है उसके बाद। तो ये आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 22, इन सब में सिटीज़नशिप का प्रोसेस दिया होगा। और ये भी कहते हैं कि अगर किंग किसी एरिया को कन्क्वेस्ट कर ले तो भी वो क्या हो जाता है, वहाँ के जो लोग हैं वो नेशनल हो जाते हैं। हालांकि अब ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि यूनाइटेड नेशन के चार्टर के तहत किसी भी कंट्री के ऊपर उसकी जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसको अगर आप थ्रेट करते हो, मैनेज करते हो, तो सारे के सारे जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो आपके ख़िलाफ़ एक्ट करेगी और आपके ख़िलाफ़ लड़ाई होगी, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी की टेरिटरी को हज़म कर जाएं।